हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। तो चलिए टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की थी। इसका ए ऑप्शन सही है। ये गुलबदन बेगम का जन्म जो है 1523 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में होता है। गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन बेगम, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना पूछा गया है, किसने किया है? तो गुलबदन बेगम ने किया है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महम अनगा के द्वारा। महम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली। देखिए, अकबर के शासन काल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरी उल कुलूब के नाम से ताजुल माली के द्वारा किया गया था। 6 नंबर में आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। हसन निजामी का संबंध ताजुल मासिर से है, ख्वांदमीर का संबंध हुमायूंनामा से है और मोहम्मद काजिन का संबंध आलमगीरनामा, भीमसेन का संबंध नुस्खा ए दिलकुशा से है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में आपको जो है एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरे तरफ आपको लेखक का नाम दिया गया है, तो मिलान करना है। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो मुंशी मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी का संबंध निजामुद्दीन अहमद से है। चहार चमन का संबंध चंद्रभान ब्रह्मन से है और इकबाल नामा जहांगीरी का संबंध मुअत्तमद खां से है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस निम्न में से मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो मुसलमान विद्वानों में से आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह है अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का एक ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं का ही धरोहर नहीं था, बल्कि मुसलमानों का भी इस पर सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान इन सब में मुखर स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। 9 का बी ऑप्शन सही है। इनके बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक बादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में वह यात्री के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। मोहम्मद ताहिर को ही इनायत खां के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगमों में से कौन जो है एक सुमेलित है? तो देखिए, बाबर का संबंध जो है तुजुक ए बाबरी से, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, और तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा और मुबैयान शैली में लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, तारीख शेरशाही अब्बास का सरवानी ने और तबकाते अकबरी की रचना जो है निजामुद्दीन अहमद ने की है। तबकाते अकबरी जो है फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अनवार असुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो है पंचतंत्र का है, ए ऑप्शन सही है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसी के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कराया था। उसका नाम
अनवार असुहाइली रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में पूछा गया है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो 7 वर्षों में, पर इस पे कुछ डाउट भी है। देखिए, अकबरनामा अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596 के बीच उसके काल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का जो वर्ष है 7 से अधिक भी बताया गया है, 12 या 13 वर्ष भी बताया गया है, तो याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का जो है अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी? तो फारसी थी। और फारसी मुगलों की राजभाषा थी, याद रखना है। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में यह शासक वर्ग और अमीर वर्गों की एक भाषा थी। इन्होंने उन्हीं का जो है संरक्षण प्राप्त था। इस भाषा को जो है इसको उन्हीं का संरक्षण मतलब प्राप्त थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का विकास का केंद्र रहा है। 16 नंबर है, नस्तालिक क्या है? तो नस्तालिक देखिए एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में जो है निपुण थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? तो राजा सावंतसी थे। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। अजमेर की किसानगढ़ रियासत के राजा सावंतसी, इनका समय आप देख सकते हैं 17वीं से 18वीं सदी है। ये वैष्णव उपनाम नागरीदास यानी राधा का सेवक थे। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्का संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। नागरीदास का जन्म लगभग 1699 और मृत्यु 1764 ईस्वी में हो गई। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी? तो बताइए, केशव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुगल काल से संबंधित मिसलेनियस प्रश्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें अकबर का संबंध सर थॉमस रो दिया गया है, जो कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। सुमेलित नहीं है, उसी को आपको जो है इसमें टिक करना था। विलियम हॉकिंस जो है एक व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वह भारत में 1608 से 1613 ईस्वी तक जहांगीर काल तक ठहरा। वह फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। सर थॉमस रो 1616 ईस्वी में जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया। वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। टेवर्नियर 17वीं सदी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त यात्री था। वह पेशे से जौहरी था और शाहजहां के काल में भारत आया था। 6 बार भारत आया। और मनुची जो है औरंगजेब के काल में भारत आया था। वह तोपखाना विभाग का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में आपको बताना है कि सूची 1 सूची 2 के मिलान में इसमें जो है कौन सही है। तो देखिए इसका कार्यकाल देख लेते हैं। हॉकिंस का जो कार्यकाल है यानी इसका जो समय है वह 1608 से 1611। टॉमस रो का संबंध है 1615 से 1619। मनुची का संबंध 1653 से 1708 और राल्फ फिश का संबंध जो है 1585 से 1586। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित मुगल शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनना है। तो इसमें देखिए आपका जो है ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन सही है। पहले आता है जहांगीर का, इसके बाद मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, इसके बाद बहादुर शाह सेकेंड। तो इनका कार्यकाल देख लेते हैं। जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से 1628 है। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 में हुई। अफगान दल का यह नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का कार्यकाल जो है 1837 से 57 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का कालानुक्रम व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कोट को जो है सही तरह से आपको इस पे चिन्हित करने हैं, तो इसमें बताना है। तो देखिए उपरोक्त जो क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमणों का जो क्रम है, चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय यानी 1210 से 1236 ईस्वी के बीच में हुआ है। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के समय, और नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के समय, और अब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है 1748 से 1761 ईस्वी के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है कि अहमद शाह अब्दाली ने जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, और दूसरा है बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तीसरा स्टेटमेंट है शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, और चौथा है जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। तो बताइए इसमें से कौन सही है? देखिए जो इसमें सही है वो है सी ऑप्शन, यानी पहला और चौथा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरना यह युद्ध उसके पुत्रों यानी शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का आपको जो है सही सुमेलित करना है। नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम जो था, इसका समय था 1739। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी 1526, और हेमू अकबर के बीच पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुई थी 56 में यानी 1556, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय लड़ाई जो था 1761। तो आपको याद रखना है ये काल जो मतलब कि जिस समय में जिस काल में युद्ध हुआ है उस काल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में इसमें आपको पूछा गया है, ये रहा, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो बताइए। तो देखिए ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं, डी ऑप्शन सही है। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था, और आदिल शाह के समय में उसका जो सम्मान था और पद था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में जो है भाग लिया, जिनमें से उसने 24 में से 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को जो है स्वतंत्र शासक घोषित किया था। अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और इसकी जो है उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सुर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए डी ऑप्शन सही है, हेमू के लिए ये बात जो है मतलब प्रयुक्त हुई है, अंतिम सुर। ठीक है, भारतीय गौरव का अंतिम सुर हेमू के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत के महान योद्धा एवं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में जो है विजय प्राप्त की थी। 350 वर्षों से अधिक के मुस्लिम शासन के उपरांत उन्होंने उत्तर भारत में हिंदू शासन की पुनः स्थापना जो है की थी। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। दिल्ली के अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें जो है भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहना उचित होगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर जो है बी माना था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलान करना है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है कब हुआ था? तो 1761 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। अकबर की मृत्यु 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। तो इस तरह से 9 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन।
सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो बताना है। तो 10 में देख लेते हैं इसके जो, देखिए इसका जो डिस्कशन है, जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर, इसमें राणा प्रताप के विरुद्ध, यानी अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध जीत हासिल की थी, तो याद रखिएगा। बिलग्राम का युद्ध जो है हुमायूं से संबंधित है, शेर शाह के विरुद्ध लड़ा गया था। खुसरो का जो विद्रोह है ये जहांगीर के समय में हुआ, और खानवा का युद्ध का संबंध जो है बाबर से, राणा संगा के विरुद्ध। और 11 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है, तो आप देख सकते हैं 1556 का संबंध जो है हल्दी घाटी का युद्ध से है। 1600 का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान करने से है, और 1680 शिवाजी का देहांत, और 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तो इस तरह से जो है आपका बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल के दौरान हुआ। शिवाजी का देहांत 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ है, मतलब हो जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, ठीक है, तो देख लेते हैं। पानीपत का देखिए तृतीय युद्ध जो है ये 1761 में अफगानों और मराठों के बीच होता है। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली और मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। मराठों के इस युद्ध में हार हो जाती है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हो गया। तराइन का द्वितीय जो युद्ध है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मिरन बहादुर को पराजित किया, और असीरगढ़ पे मुगलों का अधिकार हो गया, आधिपत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो देखिए जहांगीर का संबंध बल्ख का युद्ध से नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बल्ख का जो युद्ध है ये 1646 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था, और तीनों युग में जो है सुमेलित हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, अता अली खां किसका नाम था? तो अता अली खां जो है बताइए किसका नाम था? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन सही है। तानसेन का प्रारंभिक नाम जो है राम तनु पांडे है, तो तानसेन का प्रारंभिक नाम याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उसका नाम जो है अता अली खां रखा गया था, तो ये किसका नाम है? तानसेन का, जब इस्लाम धर्म जो है अपनाया था तब। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है। तो 15 का देख लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत काल में 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश के राजारोहण के समय ही जो है शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में इक्ता प्रथा की स्थापना हो चुकी थी। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेवा के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, यानी जागीरें दी जाती थी, और जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो देखिए सूरत को, डी ऑप्शन सही है। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्रा जो है मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। मतलब हज यात्रा के लिए हज यात्री जो थे वो मक्का के लिए प्रस्थान कहां से करते थे? सूरत बंदरगाह से होकर ही जाते थे, इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था, किन लोगों से लिया था? तो पारसियों से लिया था, इसका ये ऑप्शन सही है। देखिए नौरोज का जो त्योहार है ईरान यानी फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने इसे नौरोज जलाली की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था कहां पे?
तो लखनऊ में, ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन, इसने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी निश्चित किया। उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे, सब्जेक्ट थे। यह प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थी। ठीक है। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर जो है, और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र यानी न्याय शास्त्र को अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों को जो है आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञों को काबिल की उपाधि से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करके सही उत्तर नीचे दिए गए कुटों की सहायता से ढूंढने हैं। तो ढूंढना है आपको, ढूंढने। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है। ठीक है। पहला आता है पद्मिनी का समय, इसके बाद आपका दुर्गावती, इसके बाद ताराबाई, इसके बाद अहिल्याबाई। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने से इस पर जो है इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। तो शत्रु से जब घिर गई थी तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए दिल्ली का जो संबंध दिया गया अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा से है, यानी अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा जो है कहां पे है? तो दिल्ली में। डी ऑप्शन सही है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में। इत्माउ दौला का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा मुल्दाबाद यानी औरंगाबाद में। और अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा जो है दिल्ली में ही स्थित है। इस तरह से डी युग में सही सुमेलित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 में आपको मिलान करना है। ठीक है। बाबर का संबंध जमी मस्जिद यानी संभल जो है इससे है। हुमायूं का दीन पनाह से है। अकबर का जहांगीरी महल से है। जहांगीर का इत्माद उद दौला का मकबरा से संबंध है। यानी इसमें जो आपका ऑप्शन होगा 21 का वो है ए ऑप्शन। देखिए बाबर ने 1528-29 ईस्वी में सैनिकों को नमाज पढ़ने के लिए रूहेलाखंड में संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण करवाया था। अकबर ने अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी शहजादा सलीम के रहने के लिए आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। जहांगीर के शासन काल में जो है उसकी पत्नी नूरजहां बेगम ने अपने पिता इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में निर्मित करवाया था। इसमें जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यह प्रथम भवन है जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ए विकल्प आपका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न इमारतों तथा शासकों को जो है सुमेलित करना है। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश से संबंधित है। गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। बुलंद दरवाजा अकबर और मोती मस्जिद औरंगजेब से। 22 का जो है आपका डी ऑप्शन सही है। और 23 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला जो होता है आपका खानवा का युद्ध, इसके बाद आपका जो है घाघरा का युद्ध, इसके बाद चौसा, इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। इस तरह से ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। दूसरा है घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध भी था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। देखिए इतना याद रखना है,
कितने जून मई, मतलब डेट नहीं याद रखना है, इस पे याद रखना है। 1539 सही है। जैसे खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539। जो चौसा का युद्ध है वो शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ है, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने सुल्तान आदिल की राजकीय उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़ाने और सिक्के चलाने के लिए जो है आदेश दे दिया था। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं और दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिको पराजित हुआ था। 24 नंबर में आपको जो है मिलान करना है। अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में है और निर्माता कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का संबंध अकबर से है। मोती मस्जिद आगरा में है, यह संबंध किसके साथ है, तो शाहजहां के साथ है। मोती मस्जिद जो दिल्ली में, इसका संबंध औरंगजेब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मुगल काल में मौलिम था, क्या था, तो देखिए मौलिम जो थे भारतीय व्यापारी जहाजों पर, ये जो मौलिम थे एक कर्मचारी थे। कहां पे, भारतीय व्यापारी के जहाजों पर। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे जो है अपने जहाज की सही स्थिति ज्ञात होने का पता चलता था। तो दिए गए उत्तर में विकल्प जो है डी उत्तर, मतलब कुछ निकट है, सटीक उत्तर जो है नहीं है। मौलिम जहाज का कर्मचारी है, न कि एक जहाज। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो ये व्यापारी थे। ठीक है। बंजारा शब्द का उद्गम जो है संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, उससे बना वाणिक अर्थात व्यापारी, बनिया। व्यापार करने वाले को बंजारा कहा जाता है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही है, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यवसाय जो है व्यापार करना है। एक स्थान से सामानों को बैलों के पीठ पर लाद कर दूसरे स्थान पर पहुंचाना और उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिख संप्रदाय। तो चलिए इस टॉपिक को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो देखिए गुरु अंगद को, इसका डी ऑप्शन सही है। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ जो है चलाया। अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, किसने किया था, तो गुरु रामदास ने। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने 1500 बीघा भूमि दान में दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को जो है अकबर के द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना और पहले उस शहर का नाम जो है रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो किसको दी थी, तो रामदास को। और 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, बताइए, तो बी ऑप्शन सही है। गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ से संबंधित है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को जो है 22 मंजियों अथवा भागों में बांटा। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकारी जो है सिख के अधिकार में रखी गई थी और दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। तो कपूर सिंह ने किसकी स्थापना की थी, दल खालसा की, याद रखिएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने, सी ऑप्शन सही है। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर
इनकार कर दिया तो गुरु को जो है बंदी बना लिया गया। बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में हर मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने मतलब तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए थे। मसनद प्रथा चलाई थी जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देने पड़ते थे। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। डी ऑप्शन सही है। इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 ईस्वी के बीच जो है करवाया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 5वें गुरु 18 हिंदू भक्तों कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को जो है तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो आपको पता है, एक है आपका गुरु अर्जुन देव और दूसरा है गुरु तेग बहादुर, यानी इसमें दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन सही है। और इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर इनको जो है जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव इनका समय जो है 1581 से 1606 है। सिखों के ये 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था, तो रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया। 1606 ईस्वी में षड्यंत्र के आरोप लगाकर उससे जो है उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नगर का जो है निर्माण किया था, नगर बसाया था। उसका मुख्य कार्य आदि ग्रंथ का संकलन कराना था। गुरु अर्जुन देव ने मनसद प्रथा चलाई, जिसके अंतर्गत सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इस क्वेश्चन का जो दूसरा मतलब कि व्याख्या है वो ये है कि गुरु तेग बहादुर के बारे में देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर का समय जो है 1664 से 1675 है। ये सिख के 9वें गुरु थे। औरंगजेब के समय में, यानी औरंगजेब से शत्रुता जो है इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार अगर बात करें तो गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुलावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा जो है मृत्यु दंड इसी कारण से दिया गया था। तो कारण 2-3 है, आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो बताइए, गुरु तेग बहादुर। सेम क्वेश्चन है। और 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बताइए कहां पे है? ए रूपकुंड, बी हेमकुंड और सी में आपको जो दिया गया है ताराकुंड। तो आपको पता है हेमकुंड, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 10 है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताइए। तो गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना यानी बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा जो है पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, इनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। और 12 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से किनके कारण? तो देखिए, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, जिसके कारण उन्हें महानता कह सकते हैं निहित है उनमें, इस कारण उन्हें महंता कहा जाता है। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को जो है खालसा से संबोधित किया, यानी खालसा से उन्हें पुकारते थे। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा था और प्रत्येक को 5 ककार यानी केस, कंगा, कृपाण,
कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो 300 वर्ष पहले जो है प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक दो लाइनें देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर शाही में की थी। और खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष से अधिक अब बीत चुके हैं, यानी 300 साल से अधिक हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ये ऑप्शन सही है, सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो बताइए, गुरु गोविंद सिंह थे। 16 नंबर है, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 17 है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर जो था ये लक्षण देव के नाम से जाना जाता था। बंदा बहादुर का मूल नाम जो है लक्ष्मण देव है, ठीक है, और या लक्षण देव भी कहते हैं। लक्ष्मण देव को या लक्षण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? बताइए। तो दलीप सिंह थे। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पे अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मराठा राज और संघ, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।